दोस्तों, मैं BS राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार टॉपिक है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। ध्यान रखें, अभी जो पेपर होने वाला है, चाहे फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का हो, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का हो या RA का हो या सेकंड ग्रेड टीचर्स का जो पेपर होने वाला आगे चल करके, इन सब में इस टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो बड़े शानदार प्रश्न लेकर के मैं आपके लिए आया हूं। प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का सही समूह है? बेटा, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, इसी को अपन कहते हैं वित्तीय नीति और इसी को कहते हैं बजटीय नीति। सबसे पहली बात तो ध्यान रखें, राजकोषीय नीति जारी कौन करता है? राजकोषीय नीति है ये वित्त मंत्रालय की नीति होती है। राजकोषीय नीति किसकी होती है? कई बार तो ये प्रश्न पूछ लेता है, तो राजकोषीय नीति है ये बेटा वित्त मंत्रालय की नीति होती है, वित्त मंत्रालय की नीति होती है। ठीक है, राजकोषीय नीति के दो नाम और मैंने बताए। राजकोषीय नीति है, इसी को एक तो कहते हैं सरकार की वित्तीय नीति और इसी को कहते हैं सरकार की बजटीय नीति। और राजकोषीय नीति में आता क्या है? राजकोषीय नीति में तीन चीजें आती है। एक तो आता है सार्वजनिक आय, एक आता है सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, और एक आता है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक आय होगी, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय। ये तीन चीजें मिलकर के बेटा राजकोषीय नीति बनती है। इसीलिए ध्यान रखना, कभी कभार ये दे देता है कि टैक्सेशन, करारोपण कौन सी नीति का भाग होता है? तो देखिए, करारोपण राजकोषीय नीति का भाग होता है। क्यों? क्योंकि करारोपण से सरकार को क्या होती है? आय होती है। और आय किसका पार्ट होता है? ये आपकी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। नकद कोषानुपात मौद्रिक नीति का पार्ट होता है। सरल वैधानिक कोषानुपात मौद्रिक नीति का पार्ट होता है। बैंक दर भी मौद्रिक नीति का पार्ट होती है। नकद कोषानुपात मौद्रिक नीति का पार्ट है। सरल वैधानिक कोषानुपात मौद्रिक नीति का पार्ट है। सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति का पार्ट है। सार्वजनिक आय राजकोषीय नीति का पार्ट है। सार्वजनिक व्यय राजकोषीय नीति का पार्ट है। सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति का पार्ट है। सार्वजनिक आय राजकोषीय नीति का पार्ट है। सार्वजनिक व्यय राजकोषीय नीति का पार्ट है। पर रिवर्स रेपो रेट ये मौद्रिक नीति का पार्ट है। तो यहां देखिए, सही उत्तर कौन सा हो गया? यहां सही उत्तर हो गया, वो हो गया सी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का मात्रात्मक माप नहीं है? बच्चों, आज ही कह रहा हूं, मात्रात्मक और गुणात्मक टूल्स हैं, इनमें से पेपर सेटर प्रश्न पूछेगा। कौन सा मात्रात्मक है, कौन सा गुणात्मक है? तो ध्यान रखना, जो साख नियंत्रण है, क्रेडिट कंट्रोल है, RBI का जो साख नियंत्रण है, क्रेडिट कंट्रोल मेथड है, इसके टूल्स को अपन दो भागों में बांटते हैं। एक होता है मात्रात्मक। मात्रात्मक को बेटा वो संख्यात्मक भी लिख सकता है और इसी को परिमाणात्मक भी लिख सकता है, घबराना मत। एक होता है बेटा गुणात्मक, और गुणात्मक को लिख सकता है चयनित, चयनित उपाय। ठीक है, ध्यान रखना, मात्रात्मक में 6 चीजें आती है। एक आता है CRR, SLR, PR, RR, RRR, और छठवां इसमें इधर लिख देता हूं, छठवां आता है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसी प्रकार गुणात्मक में 4 है। एक तो है मार्जिन परिवर्तन, मार्जिन परिवर्तन। एक आता है साख की राशनिंग,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, एक आता मोरल प्रेशर नैतिक दबाव, और एक आता डायरेक्ट एक्शन प्रत्यक्ष कार्रवाई। ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, और ये टूल्स कैसे काम करते हैं वो भी आपको चार्ट मैंने बनवा रखा है ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों यह पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का मात्रात्मक माप नहीं है। तो साख नियंत्रण का मात्रात्मक माप कौन सा नहीं है? तरल कोषानुपात मात्रात्मक है, नकद कोषानुपात सीआरआर मात्रात्मक है, खुले बाजार की क्रियाएं ओएमओ मात्रात्मक हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही है ये मात्रात्मक नहीं है, प्रत्यक्ष कार्यवाही है ये तो गुणात्मक माप है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसमें सी। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? कौन सा इनमें से सही कथन नहीं है? तो पहला विकल्प दिया है, उत्तर लिखो आप लोग। पहला प्रश्न है व्यापारिक बैंकों की जमाओं का वह भाग जो आरबीआई के पास रखा जाता है उसको सीआरआर कहते हैं, नकद कोषानुपात कहते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हैं। और ये भी पता सीआरआर 3 से लेकर के कितने परसेंट तक हो सकता? 15, कम से कम 3, अधिक से अधिक 15। व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का निश्चित भाग अपने पास रखना होता है, उसे वैधानिक कोषानुपात कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। परफेक्टली राइट। और एसएलआर है वो 0 से लेकर के 40% तक हो सकता है। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती है। यह भी बिल्कुल सही है, इसको ओएमओ कहते हैं। और ध्यान रखें ये ओएमओ का प्रश्न है। अभी जो लेखा सहायक का पेपर हुआ था अभी 2-4 दिन पहले, उसमें भी ये प्रश्न दिया था कि ओएमओ क्या होता है, उसका अर्थ दिया था। तो ओएमओ तो आप समझ गए, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। पर यह भी ध्यान रखना अगर मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति है, तो मुद्रास्फीति के दौरान ओएमओ का हमेशा आरबीआई क्या करता है? विक्रय करता है। और अगर मुद्रा अवस्फीति है तो मुद्रा अवस्फीति के दौरान प्रतिभूतियों का क्या करता है? क्रय करता है। तो यह भी सही है। रिवर्स रेपो रेट पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है, यह गलत है। ट्रिपल आर, अरे भाई ट्रिपल आर है, इस पे आरबीआई देता नहीं है। ट्रिपल आर पर तो आरबीआई लेता है। किससे? कॉमर्शियल बैंकों से। कौन सा ऋण? शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। तो ध्यान रखना रिवर्स रेपो रेट पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को देता नहीं है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को जो अल्पकालीन ऋण देता है उसको तो रेपो रेट कहते हैं, और जिस पर लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो बेटा जी यहां डी विकल्प है वो सही नहीं है। बहुत जानदार और शानदार प्रश्न है ये। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जीएसटी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। बिल्कुल सही बात है, जीएसटी परिषद है उसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। यानी वर्तमान समय में जीएसटी परिषद है उसके अध्यक्ष हैं वो निर्मला सीतारमन है। दूसरी, जीएसटी विधेयक केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, यह भी परफेक्टली राइट है। भारत में जीएसटी है वो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू किया गया है। जीएसटी विधेयक पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला राज्य बिहार, बिल्कुल गलत। अरे भाई बिहार नहीं था, जीएसटी विधेयक पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाला राज्य है वो तो असम रहा है, बिहार नहीं है। कौन सा रहा है? असम। बिहार तो दूसरे नंबर का राज्य था। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। जीएसटी लागू कब से हुआ है? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। उत्तर कौन सा होगा? सी। कुछ स्टूडेंट्स कुछ लिख रहे हैं, एक बार मैं उनको देख लेता हूं। वेरी गुड सरोज, बिल्कुल सही लिख रही है, बिल्कुल सही लिख रही है। एक चीज बच्चों जो मेरे से पढ़े हुए हैं और जो नहीं पढ़े हुए उनको भी मैं बता दूं, एक अपडेशन मुद्रास्फीति वाले टॉपिक में आप कर लेना।
अपने जब हेडलाइन मुद्रास्फीति पढ़ी थी, देखिए दो प्रकार की मुद्रास्फीति बताई थी मैंने, एक तो हेडलाइन और एक कोर। ठीक है, कोर मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति है, इसको तो कुल मुद्रास्फीति कहते हैं, और कोर है, इसको वास्तविक मुद्रास्फीति कहते हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्यान्न और ईंधन की कीमतें भी शामिल होती हैं, जबकि कोर मुद्रास्फीति में ईंधन और खाद्यान्नों की कीमतें शामिल नहीं होती है। और ध्यान रखना, इनका जो माप किया जाता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर किया जाता है। शायद मैंने क्लास में यहाँ थोक लिखवा दिया था, तो जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं वो इसको अपडेट कर लेना कि हेडलाइन मुद्रास्फीति का माप है, क्योंकि आरएस में आया हुआ प्रश्न है। हेडलाइन मुद्रास्फीति का माप किससे किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से किया जाता है, सीपीआई से किया जाता है। जो स्टूडेंट है सरोज, बेटा आप अपने नोट्स में ये अपडेट कर लेना। जहां तक मेरे को याद है शायद मैंने थोक लिखवा दिया था, तो थोक नहीं है, वो सीपीआई होगा। ठीक है, और बाकी लोग ध्यान रखें, हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति दोनों का माप सीपीआई से होता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति इसको कुल मुद्रास्फीति कहते हैं, कोर को वास्तविक मुद्रास्फीति कहते हैं। ध्यान रखें, हेडलाइन मुद्रास्फीति में ईंधन और खाद्यान्नों की कीमतें सम्मिलित होती है, जबकि कोर मुद्रास्फीति में ईंधन और खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो भारत में जीएसटी ये आपने कर ही लिया। नेक्स्ट आप देखिएगा प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? राजकोषीय नीति का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो मुद्रा के मूल्य में स्थिरता बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है, उद्देश्य होता है। आर्थिक विकास को गति प्रदान करना उद्देश्य होता है। आर्थिक असमानता को कम करना उद्देश्य होता है। जनसंख्या पर नियंत्रण रखना ये बेटा राजकोषीय नीति का भाग नहीं होता है, ये तो जनसंख्या नीति का भाग होता है, जनसंख्या नीति का भाग होता है। और यहां भी आपको ध्यान रखना चाहिए, भारत सरकार की प्रथम जनसंख्या नीति है वो 16 अप्रैल 1976 की थी, और इसी जनसंख्या नीति में विवाह की आयु है वो निर्धारित की गई, लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष। और ध्यान रखना ये भी, भारत सरकार की वर्तमान या नवीनतम जनसंख्या नीति पूछता है तो 15 फरवरी 2000 की है। इस जनसंख्या नीति में भारत की जनसंख्या में 2045 तक स्थिरता लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसको बढ़ा करके 2070 तक कर दिया गया है। दोस्तों, संगणक के एग्जाम में एक बार पेपर सेटर ने प्रश्न पूछ लिया था कि जनसंख्या स्थिरता का अर्थ क्या होता है? तो जनसंख्या स्थिरता कब होती है? जनसंख्या स्थिरता, ठीक है, पहले लक्ष्य रखा था 45, अब कर दिया 70। और जनसंख्या स्थिरता कब होगी? जब जन्म दर बराबर क्या हो? मृत्यु दर। अगर जन्म दर और मृत्यु की दर दोनों बराबर होती हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है जनसंख्या स्थिरता। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से प्राथमिक घाटा ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा, और प्राथमिक घाटे का सूत्र होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। अगर राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान निकाल दिया जाता है तो यह प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। तो यह उत्तर कौन सा होगा? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। उत्तर कौन सा हो गया? ए। बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न लेकर के आया हूं। मैं मान के चलता हूं या तो हूबहू प्रश्न मिलेंगे, और हूबहू प्रश्न नहीं मिलेंगे तो इनसे मिलता जुलता प्रश्न है वो आपकी कॉमर्स व्याख्याता में भी मिलेगा, आपका इससे मिलता जुलता प्रश्न इकोनॉमिक्स व्याख्याता में भी मिलेगा। जब जाकर के सितंबर में सेकंड ग्रेड टीचर्स का एग्जाम होगा उसमें भी इससे मिलता जुलता या हूबहू प्रश्न इस टॉपिक में से मिलेगा, क्योंकि बड़ा शानदार और जानदार टॉपिक है हर एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्न में से कौन सा सरकार की गैर कर राजस्व की मद का सही समूह है? देखिए, सरकार की जो आय होती है सार्वजनिक आय, सार्वजनिक
जनिक आय, सरकार को होने वाली आय है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है बेटा कर राजस्व, कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू, और एक होता नॉन टैक्स रेवेन्यू, गैर कर राजस्व। थोड़ा ध्यान रख लें आप, तो सरकार को विभिन्न प्रकार के टैक्स से जो इनकम होती है वो कर राजस्व है, चाहे वो आय कर हो, निगम कर हो, संपत्ति कर हो, धन पे वार्षिक कर हो, उपहार कर हो, व्यय कर हो, सीमा शुल्क हो, सेवा कर हो, जीएसटी हो, बिक्री कर हो, वेट हो, मनोरंजन कर हो, कोई सा भी हो। तो करों से जो आय प्राप्त होती है, ठीक है, चाहे वो प्रत्यक्ष करों से हो रही है, डायरेक्ट टैक्स से हो रही है, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स से हो रही है, वो टैक्स रेवेन्यू है। और करों के अलावा सरकार को जैसे शुल्क है, जुर्माना है, उपहार है, अनुदान है, अनुदान सब्सिडी, अनुदान है, ब्याज है, लाभ है, लाभांश है, किराया है, इनसे जो सरकार को आय प्राप्त होती है उनको बेटा गैर कर राजस्व कहा जाता है। तो आयकर, निगम कर और बिक्री कर, ये तो कर राजस्व है, कर राजस्व है सारे के सारे, तो ये तो नहीं होगा। जुर्माना, उपहार, अनुदान, ये कौन सा हो गया? जुर्माना है, उपहार है, अनुदान है, ये सारा का सारा है वो कौन सा बेटा? ये गैर कर राजस्व है। जीएसटी, बिक्री कर और ब्याज, ये दोनों कर राजस्व है, ये गैर कर राजस्व है। लाभांश, ब्याज, उत्पादन शुल्क, लाभांश और ब्याज है, ये गैर कर राजस्व और उत्पादन शुल्क है वो कर राजस्व है। तो गैर कर राजस्व के स्रोतों का सही समूह है वो कौन सा होगा? बी। मंदी के दिनों में ये करना अच्छा रहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी आई हुई है, इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ है, बच्चों अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में आई हुई है आर्थिक मंदी तो अच्छी बात नहीं है। आर्थिक मंदी आई हुई है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो बेटा बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग है वो क्या होगी? कम होगी। और वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होगी तो अर्थव्यवस्था में चारों तरफ बेरोजगारी आ जाएगी, निराशा आ जाएगी, तो अच्छी बात नहीं है। तो इसको आर्थिक मंदी है, इसके प्रभाव को कम करना है, और इसके प्रभाव को कम करने के लिए मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आई हुई है तो इस मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए बाजार में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई सीआरआर को कम करे, एसएलआर को कम करे, पीआर को कम करे, आरआर को कम करे, और जब इनको कम करता है तो उस दौरान ओएमओ का क्या किया जाता है? ओएमओ का क्रय किया जाता है। तो ध्यान रखना, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी आई हुई होती है तो उस मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई को ये उपाय काम में लेने होते हैं। तो बैंक दर में कमी करना और बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद करना। तो बैंक दर में कमी करना ये तो सही है, पर प्रतिभूतियों का क्या करना? क्रय करना, तो ये भी सही है। बैंक दर को बढ़ाना, अरे बढ़ाओ मत, बढ़ाओगे तो मार्केट में मुद्रा की पूर्ति और कम हो जाएगी। प्रतिभूतियों का खुले बाजार में क्रय करना, तो ये तो सही है, क्रय करेंगे पर बैंक दर को बढ़ाएंगे नहीं। बैंक दर को कम करना ये तो ठीक है, और प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना नहीं, खरीदना। बैंक दर को बढ़ाना है, बढ़ाने का काम नहीं है, घटाओ, और प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना। तो देखिए सही उत्तर कौन सा हो गया? सही उत्तर हो गया इसका ए। कितने जानदार और शानदार प्रश्न लेके आए हूं आपके लिए। बेटा अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर किया करो ये चीजें, क्योंकि देखिए इन चीजों का लाभ बेटा सबको मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं क्लास ले रहा हूं
कि मेरे बच्चे हैं उनको लास्ट मोमेंट के ऊपर मैं उनका साथ दूं, क्योंकि बेटा प्रश्न एक होता है पर उसके साथ में मैं 2-4 एडिशनल बातें बताता हूं, तो 20 प्रश्नों के साथ में लगभग 50 प्रश्न हैं वो आपके तैयार हो जाते हैं, और प्रश्नों का लेवल है वो भी जानदार लाता हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का यंत्र नहीं है? मौद्रिक नीति का यंत्र नहीं है तो देखो, नकद कोषानुपात CRR मौद्रिक नीति का पार्ट होता है। तरल कोषानुपात SLR मौद्रिक नीति का पार्ट है। खुले बाजार की क्रियाएं OMO मौद्रिक नीति का पार्ट है। पर घाटे की वित्त व्यवस्था है, ये राजकोषीय नीति का पार्ट होती है। ये तो राजकोषीय नीति का पार्ट होती है। और घाटे की वित्त व्यवस्था आप जानते हो, घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेना या अधिक मात्रा में नोट छपवा के उनकी पूर्ति को बढ़ाना, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना, ये घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाती है। और ये मौद्रिक टूल्स नहीं है, ये बेटा फिस्कल टूल्स है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। नेक्स्ट, बजट की वह अवधारणा जिसमें सभी स्तरों को आधार से काम करना पड़ता है। मतलब समझ रहे हो कि बजट का वो कॉन्सेप्ट कौन सा है जिसमें पिछले को सबको सुनने मान लिया बस, और बिल्कुल नए सिरे से बजट बनाया जाता है। और नए सिरे से जो बजट बनाया जाता है, सब मेरे बच्चे समझ चुके हैं, उसको कहते हैं शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट। और आपको पता है जीरो बेस बजट है, इसका विकास हुआ था 1970 में अमेरिका में, और इसका विकास करने वाले हैं पीटर ए पायर। और इसीलिए पीटर ए पायर को शून्य आधारित बजट का जनक कहा जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले रखा गया था, वो राजीव गांधी के द्वारा रखा गया था। और ये भी ध्यान रखना, ये प्रश्न भी, कि भारत का प्रथम पेपरलेस बजट तो 21-22 में पहली बार पेपरलेस बजट रखा गया। नेक्स्ट, भारत में वाणिज्य बैंक शासित होते हैं। भारत में वाणिज्य बैंक किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, किस अधिनियम के द्वारा कंट्रोल होते हैं? बताओ, देखिए आप बताओ। प्रश्न संख्या 11 के उत्तर लिखो, मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे। हाँ, सरोज, राहुल, रिंकेश, नदीम, लिखो देखे बेटा। देखिए, नदीम ए लिख रहा है, राहुल ए लिख रहा है, सरोज भी एक लिख रही है। मैंने अभी प्रश्न पढ़ा है, प्रश्न के विकल्प नहीं देखे हैं, अभी देख के बताता हूं कि किस अधिनियम के तहत आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों पे अपना नियंत्रण रखता है। तो आप सबने तो रियंका चौधरी सी लिख रही है, और देखें, और जो भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट लिखिए। सरोज, देखता हूं, देखें। देखो प्रश्न क्या दिया है, जो ए लिख रहे थे उन सभी बच्चों का उत्तर गलत है। अरे मेरे बच्चों, अधिनियम 1934 के तहत तो आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये तो आरबीआई की स्थापना का एक्ट है, आरबीआई की स्थापना का एक्ट। इसमें कच्चा खा गए मेरे बच्चे, ध्यान रखना। आरबीआई को बैंकों पर नियंत्रण का जो अधिकार है वो बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत है। तो उत्तर होगा सी। जो बच्चे, केवल एक बच्चे का मैंने उत्तर सी देखा था, उनका उत्तर सही है, और बाकी जो बच्चे इसका ए उत्तर लिख रहे थे उनका उत्तर गलत है। देखो, खा गए ना गच्चा, सरोज खा गई गच्चा, राहुल खा गया गच्चा, नदीम खा गया गच्चा, और ये रियंका चौधरी है, इन्होंने सही बताया था साहब। संतोष ने भी ए लिखा था तो गलत था, अब सरोज ने दोबारा 3 लिखा है, फिर उत्तर सही हुआ है। देखिए, छोटी छोटी चीजें है ना, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है ना,
यही तो चीजें हमारा सिलेक्शन की दौड़ में लाती है हमारे को। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों के साख सृजन के अधिकार को नियंत्रित करता है? अच्छा प्रश्न है, देखिए इसका भी आप उत्तर लिखो। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों के साख सृजन के अधिकार को नियंत्रित करता है? मौद्रिक नीति के द्वारा, बैंकिंग अधिनियम के द्वारा, व्यवसायिक निराशावादिता के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां भी बहुत ही निकट का मामला है, गच्चा खा सकते हो। देखिए लिखे उत्तर में स्क्रीन की तरफ जा रहा हूं, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर लिखिएगा। वेरी गुड। ये 12वें का उत्तर लिख रही क्या सरोज? दो देखें, हाँ 12वें का लिख रहे होंगे। देखिए रिंकेश चौधरी ए लिख रहे हैं, प्रियंका चौधरी सॉरी, अंजलि ए लिख रही है। बेटा स्क्रीन पे मैं अब देखूंगा, क्वेश्चंस पढ़ा अभी मैंने, आप लिखते रहिए। सरोज ए लिख रही है, अंजलि ए लिख रही है। देखते हैं जिन्होंने ए लिखा उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अरे मेरे बच्चों देखो, आपको मैं बता दूं साख सृजन का काम किसका है। साख सृजन का काम है व्यापारिक बैंकों का। थोड़ा ध्यान दीजिए, साख नियंत्रण का काम है वो तो होता है आरबीआई का, और साख सृजन का काम होता है कॉमर्शियल बैंकों का। और ध्यान रखना, साख व्यापारिक बैंक साख का सृजन करते हैं। साख का सृजन डिपेंड किस पे करता है? नकद कोष प्रवृत्ति पर। ध्यान रखना, साख का सृजन डिपेंड करता है नकद कोष प्रवृत्ति पर। बच्चों ध्यान रखना, नकद कोष प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी साख का सृजन उतना ही कम होगा, और नकद कोष प्रवृत्ति जितनी कम होगी साख का सृजन उतना ही अधिक होगा। और नकद कोष प्रवृत्ति में क्या आता है? सीआरआर और एसएलआर आता है। सीआरआर और एसएलआर की दरें हैं, वो दरें कौन निर्धारित करता है? आरबीआई करता है। और किस नीति के तहत करता है? वो है मौद्रिक नीति के तहत करता है। तो उत्तर कौन सा होगा? ए। तो जिन्होंने ए लिखा है उनका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल सही है। सात नंबर का प्रश्न एक बार दोबारा देखना, 7 नंबर का प्रश्न एक बार दोबारा देखते हैं। सरोज को कोई डाउट हो रहा है? बेटा प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा सरकार का गैर कर राजस्व के मद का सही समूह नहीं है? अच्छा नहीं है पूछा ये। देखिए बेटा, निम्न में से कौन सा सरकार की गैर राजस्व की मद का सही समूह नहीं है? तो बेटा ये नहीं हटेगा, तभी उत्तर सही होगा इसका। ये नहीं हटा देना, ये नहीं है हटा देना ना, सही समूह है। क्योंकि बाकी 3 में तो आप देखो तो कुछ कर राजस्व भी है, कुछ गैर कर राजस्व भी है, और बी है इसमें सारे के सारा है वो गैर कर राजस्व है। तो यह नहीं हटेगा बेटा ना, तो प्रश्न होगा फिर उत्तर होगा बी। सही है आपका, या नहीं हटेगा प्रश्न में? हाँ जी, प्रश्न संख्या 13, केंद्रीय बैंक को ऋण तथा निवेश को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? देखिए प्रश्न क्या है कि बाजार में निवेश को कम करना है, ठीक है, या कह रहा है कि बाजार में ऋण लेने की प्रवृत्ति है इसको कम करना है। तो सीधा सीधा इसका मतलब हुआ कि मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, मुद्रा की पूर्ति को क्या करना है? कम करना है। और मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए? तो अगर मुद्रा की पूर्ति को कम करना है तो सीआरआर को बढ़ाओ, एसएलआर को बढ़ाओ, बीआर को बढ़ाओ, आरआर को बढ़ाओ, और इनको बढ़ा रहे हो तो ध्यान रखना ओएमओ का क्या करो? विक्रय करो। अब देख लो, खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचो, बेचो, नकद कोषानुपात को बढ़ाओ, बढ़ाओ।
तो ये तो सही हो गया। खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदो, खरीदना नहीं है, बेचना है। नकद कोषानुपात को कम करो, गलत। खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदो, खरीदने का काम नहीं है या बेचने का काम है। नकद कोषानुपात बढ़ाओ, यहां तक तो ठीक है। खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचो, तो यह तो ठीक है। नकद कोषानुपात को कम करो, ये गलत है। तो सही उत्तर कौन सा आ गया अपने आप? ए इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति की उच्च दर को देखने को मिल रही है, क्योंकि, यानी भारत में मुद्रास्फीति की दर ज्यादा क्यों है, ये कारण जानना चाह रहा है। तो सार्वजनिक व्यय और मुद्रा आपूर्ति दोनों में लगातार वृद्धि हो रही है, बिल्कुल सही बात है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में यथेष्ट निष्पादन नहीं है, यानी कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में जितना उत्पादन होना चाहिए, जिस गति से उत्पादन होना चाहिए, उस गति से उत्पादन नहीं हो रहा, तो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग के अनुरूप इनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। कृषिगत और शासित प्रशासकीय कीमतें दोनों बढ़ रही है। उत्तर आएगा इसका डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15, सीआरआर और एसएलआर के मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है। तो सीआरआर और एसएलआर दोनों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो बेटा तरलता, बाजार में तरलता को सुनिश्चित करना है। बाजार में तरलता को सुनिश्चित करना, साख का नियंत्रण करना, यह सीआरआर और एसएलआर का उद्देश्य होता है। तो उत्तर क्या होगा? केवल एक सही है। क्यों? अरे भाई अभी तो बताया था मैंने, अगर सीआरआर की दर अधिक है, एसएलआर की दर अधिक है, तो ऐसी स्थिति में बाजार में मुद्रा की तरलता, सप्लाई ऑफ मनी है, वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है। यदि सेंट्रल बैंक सीआरआर को घटाए और एसएलआर को घटाए, इनको घटाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी है वो पहले की अपेक्षा क्या करता है? बढ़ जाता है। तो बैंक की तरलता से इनका संबंध होता है। नेक्स्ट बेटा, रिसर्च असिस्टेंट का पेपर जो कि 10 जुलाई को होने वाला है, इसकी टेस्ट सीरीज है बहुत ही शानदार और जानदार, धांसू टेस्ट सीरीज है। वो एस विवेकानंद संस्थान में चल रही है। जो विद्यार्थी आरए का एग्जाम दे रहे हैं, वो एस विवेकानंद की संस्थान की जो टेस्ट सीरीज है, इसका अवलोकन एक बार निश्चित रूप से करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके 2, 4, 5 नंबरों का जो बेनिफिट है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है? ब्याज की दरों को घटाना सस्ती मुद्रा नीति कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, ब्याज की दरों को कम करना सस्ती मुद्रा नीति और ब्याज की दरों को बढ़ाना महंगी मुद्रा नीति होती है। तो सही बात है ये तो। नेक्स्ट, मुद्रा की तरलता को बढ़ाने के लिए महंगी मुद्रा नीति को अपनाना होता है। ब्याज की तरलता को बढ़ाना है तो महंगी थोड़ी, सस्ती मुद्रा नीति को अपनाओ। बाजार में ब्याज की तरलता कब बढ़ेगी? जब बैंक दर कम होगी, रेपो रेट कम होगी, सीआरआर कम होगा, एसएलआर कम होगा, तभी तो तरलता बढ़ेगी। तरल वैधानिक कोषानुपात निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है? तो देखो, पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। तरल वैधानिक कोषानुपात 0 से 40% तक हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। एसएलआर है वो कम से कम 0 हो सकता है, अधिक से अधिक 40 हो सकता है। निवेश में वृद्धि के लिए सीआरआर और एसएलआर को कम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो यह सही कौन सा नहीं है? तो बी विकल्प है वो सही नहीं है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 17, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में निम्नलिखित बैंकों में से कुछ की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो देखिए, किस किस को नियंत्रित करता है? तो वाणिज्यिक बैंक हैं, इनको भी नियंत्रित करता है। विदेशी बैंक हमारे देश में, उनको भी नियंत्रित करता है। ग्रामीण बैंकों को भी नियंत्रित करता है। पर सहकारी बैंक है, सहकारी बैंक है, ये बेटा राज्य स्तर पे होते हैं और सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने का काम है वो होता है राज्य सहकारी बैंक, जिनका दूसरा नाम होता अपेक्स बैंक। तो सहकारी बैंक है
इन पे आरबीआई का केवल आंशिक नियंत्रण ही होता है। बाकी वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करेगा, विदेशी बैंकों को नियंत्रित करेगा, ग्रामीण बैंकों को भी नियंत्रित करेगा। तो उत्तर आएगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। ध्यान रखना सहकारी बैंक है, ये राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक के द्वारा कंट्रोल होते हैं। हाँ जी, प्रश्न संख्या 18, देश का केंद्रीय बैंक मौद्रिक मान जिसमें मुद्रा संचलन शामिल है की स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। यानी सीधी लैंग्वेज में कहूं तो ये कह रहा है कि केंद्रीय बैंक है वो शाख नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। तो बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है और शाख पर नियंत्रण बनाए रखने का काम है वो किसका होता है? वो आरबीआई का होता है। ऐसा करने के लिए एकमात्र प्राधिकृत सत्ता केंद्रीय बैंक ही है। तो ध्यान रखना, शाख नियंत्रण है, शाख नियंत्रण। शाख नियंत्रण के लिए कुछ उपाय तो कौन काम में लेता? आरबीआई। और कुछ उपाय कौन काम में लेती है? सरकार। आरबीआई जो उपाय काम में लेता है उनको अपन कहते हैं मौद्रिक नीति, और सरकार जो उपाय काम में लेती है उनको अपन कहते हैं राजकोषीय नीति। तो आरबीआई अकेला ही थोड़ी करता है ये काम, सरकार भी तो करती है अपनी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से। तो उत्तर कौन सा होगा? ए और आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है, क्योंकि शाख नियंत्रण के लिए केवल आरबीआई प्राधिकृत सत्ता नहीं है, सरकार के द्वारा भी शाख नियंत्रण का काम है वो किया जाता है। प्रश्न संख्या 19। हाँ जी सरोज। एग्जाम बिल्कुल होगी बेटा, तू तो तैयारी करते रहे सरोज, तेरा निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। हाँ जी, प्रश्न है निम्नलिखित में से परिमाणात्मक ऋण नियंत्रण की पद्धतियों को पहचान कीजिए। यानी ये मात्रात्मक टूल्स कौन कौन से हैं? परिमाणात्मक कह दो, मात्रात्मक कह दो, संख्यात्मक कह दो, बात एक ही होती है। बैंक दर मात्रात्मक है, ऋण की राशनिंग गुणात्मक है, खुले बाजार की क्रियाएं मात्रात्मक है, चयनात्मक शाख नियंत्रण ये बेटा जी गुणात्मक है, परिवर्ती संचय अनुपात। तो देखिएगा यहां पूछ रहा है कि कौन कौन सी है वो मात्रात्मक है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, तरलता अनुपात ये भी है। तो कौन सा हो गया? 1, 3, 1 हो गया, 3 हो गया, ये परिवर्तीय संचय अनुपात एसएलआर, ये सीआरआर, ये ओएमओ, ये बीआर। तो उत्तर कौन सा हो गया? 1 भी है, 3 भी हैं। तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 4 और 4 और 6। 1, 3, 4 और 6। उत्तर कौन सा होगा? डी। आज के लिए लास्ट प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रेपो एवं रिवर्स रेपो रेट का उपयोग किसके उपकरण के रूप में किया जाता है? तो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इसका प्रयोग किसके रूप में करते हैं? तो बेटा जी ध्यान रखना, ऋण नियंत्रण, निपटारा पद्धति, करेंसी प्रबंधन, तरलता नियंत्रण। तो ये शाख नियंत्रण के टूल्स हैं, तो अपन कहेंगे तरलता नियंत्रण। तो तरलता नियंत्रण के लिए रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, ओएमओ है, इन सब का प्रयोग आरबीआई करता है, जिनको हम मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। और ये सारे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक टूल्स हैं। और यहीं पे
हमारा आज का जो सेशन है वो खत्म होता है। बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्नों के साथ में आपकी और हमारी आज की मुलाकात रही है। कल नए टॉपिक के साथ हमारी फिर से मुलाकात होगी। टॉपिक जो भी होगा वो आपके पास सूचना आ जाएगी। थैंक यू। राधे राधे बेटा सरोज।